हाउ आर यू दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मेरी तरह आपका भी दिल करता होगा कि मैं यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूं, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूं जो ग्लोबली कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट है, हथवे जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन कैसे करें, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कैसा करें। इसके लिए दोस्तों आपको एक इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ब्रोकर जो है चूज करना पड़ेगा। और जब आप डीमैट अकाउंट खोल लोगे तो उस डीमैट अकाउंट के चार्जेस, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो आपको डॉलरों में पे करने पड़ेंगे, जो हमारे को बहुत महंगे पड़ते हैं। और इसी तरह से अगर एक आम आदमी, एक रिटेलर जो ना इंडियन यूएस इक्विटी के अंदर जो ना एक्सपोजर लेगा तो मुश्किल से 5-7-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। और जब वो 5-7-10 लाख INR इंडियन रुपी डॉलर में कन्वर्ट होंगे तो जो इंटरनेशनल ब्रोकर है वो आपको बहुत ज्यादा जो ना अहमियत नहीं देगा। दूसरा रीजन है दोस्तों कि जब हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट इतना बढ़िया कर रही है तो हम यूएस इक्विटी में जाकर के क्यों इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन दोस्तों फिर भी करना है। वो कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें, हर आदमी को अपने जो है ना पोर्टफोलियो के अंदर 15 से 20% का जो है एक्सपोजर यूएस जैसी इक्विटी के अंदर जरूर लेना चाहिए। वो कौन सा अच्छा तरीका है ये जानने के लिए आप इस वीडियो में पूरे बने रहना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो ना वो सारे रीजन आप समझ पाएंगे और किस तरह से हम जो ना यूएस इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा तरीका सबसे उचित है और कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमने जो ग्लोबल जो ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15%। तो दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहना। जय हिंद, मैं सूबेदार रमेश कुमार, आदित्य बिरला कैपिटल का सब स्टॉक ब्रोकर और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि भाई हमें जो ना इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है, इसके अलावा 15 से 20% का एक्सपोजर हमें यूएस जैसी इक्विटी में अंदर क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे जो ना कुछ रीजन है, तो वो रीजन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जब हम पूरे के पूरा इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों एक कहावत है, पूरे के पूरे एग्स, पूरे के पूरे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए, क्योंकि कोई भी दिक्कत हुई, कोई चीज अगर उस बास्केट के अंदर गिर गई तो सारे के सारे अंडे आपके फूट जाएंगे। तो वे कौन से रिस्क है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम इंडिया के अंदर, हम इंडियन है, हम इंडिया की बात करेंगे। अगर इंडिया के हम पूरे के पूरे इक्विटी के अंदर पूरे पैसे हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला रिस्क तो दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होती। जब भी अगर सेंटर के अंदर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। आप पीछे भी देखते आए हैं, या बीजेपी जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी। एक तो सबसे बड़ा रिस्क ये है। दूसरा दोस्तों रिस्क हमारे जो ना जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं है। आपको पता है इधर पाकिस्तान और चाइना हमेशा ताक में रहते हैं कि भाई इंडिया को नुकसान पहुंचाए। अगर भगवान न करे कल ने कोई लड़ाई छिड़ती है तो हमारी स्टॉक मार्केट 20 से 30% एकदम से क्रैक हो जाएगी। लेकिन जब हमारा इन्वेस्टमेंट यूएस इक्विटी के अंदर रहेगा तो यूएस इक्विटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश जो सबसे ज्यादा इंपोर्टर जो इंपोर्ट करते हैं रक्षा सौदों का, सबसे ज्यादा वहीं से करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर एक हेजिंग हो जाएगी। तीसरा जो रिस्क होता है दोस्तों वो ये है कि मान ले कल ने भाई हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कल ने अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा ना करना लगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन उसी में अगर हमारा 20% तक का एक्सपोजर यूएस इक्विटी के अंदर है तो हमारी इकोनॉमी अच्छा ना करे तो यूएस इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो हमारे को वहां से हेजिंग मिलेगी। यहाँ हमारा अगर 10% डाउन हो रहा है तो वहां हमारा 10 से 20% बढ़ेगा, तो एक हेजिंग का काम करेगा। और दोस्तों चौथा जो रिस्क है वो क्या है कि एक नेचुरल क्राइसिस है, कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो अगर भगवान न करे कोई हमारे देश में नेचुरल क्राइसिस आ जाता है तो ऐसे में जो है ना हमारी इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट फिर गिर जाएगी, इकोनॉमी के अंदर डेंट लगेगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर देश में नेचुरल क्राइसिस आने से यूएस इक्विटी के अंदर या ग्लोबल इक्विटी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह का डिसीजन लेती है, मान ले आपने पीछे देखा नोटबंदी किया, बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने नोटबंदी किया तो हमारी शेयर मार्केट गिर गई, शेयर मार्केट को वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा और वहां से उभरने के लिए शेयर मार्केट को 6 से 8 महीने लगे। वो अलग बात है कि वहां से उभरी तो ऐसी उभरी कि आज तक वो बहुत अच्छा करती जा रही है। तो इस तरह के 5-6 रिस्क दोस्तों अगर आप एक ही देश के अंदर पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस तरह के रिस्क जो ना आपके पोर्टफोलियो में हमेशा लगे रहते हैं। अब हमें यूएस जो ना इक्विटी के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो ना सजेशन दिया कि 15 से 20% का आपके पोर्टफोलियो के अंदर यूएस इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों दुनिया के अंदर 2 तरह की मार्केट होती है, एक होती है इमर्जिंग मार्केट, एक होती है डेवलप्ड मार्केट। इमर्जिंग मार्केट कौन सी होती है, जैसे हमारे देश की, चाइना की, ताइवान की, सिंगापुर की, ये सब इमर्जिंग मार्केट होती हैं। और इमर्जिंग मार्केटों का एक नेचर होता है कि ये गिरती भी खूब है और बढ़ती भी खूब है।
तो इसके जो रिटर्न होते हैं वो जो है ना अच्छे बेहतरीन रिटर्न भी होते हैं डेवलप मार्केट से, लेकिन अगर ये गिरती हैं तो डेवलप्ड मार्केट से बहुत ज़्यादा कम इनके रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें डेवलप्ड मार्केट की, तो यूएसए की, यूके की और जापान की जो मार्केट है वो डेवलप्ड मार्केट है। डेवलप्ड मार्केट क्या होती है कि जो इनके अंदर जो कंपनियां होती हैं वो बहुत बड़ी कंपनी होती है, एक इतनी बड़ी कंपनी होती है और बहुत सारे देशों का उनकी जीडीपी के बराबर होती है। तो दोस्तों ये कंपनियां वेल रेगुलेटेड कंपनियां होती हैं। ये जो देश हैं डेवलप्ड मार्केट वाले देश हैं, जैसे यूके है, उसके बाद अपना यूएसए है और जापान है, ये बहुत ही एक डेवलप्ड देश हैं। इनके कानून रेगुलेशन बहुत टाइट हैं, इन लोगों के दिमाग हैं वो भी एक जो ना, ये लोग सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं। हमारे देश का आदमी आप रोड पे देखो, लाल बत्ती पे खड़े हो जाओ तो यहाँ पे लाल बत्ती को क्रॉस करके कानून को तोड़ करके हम अपने आप को बढ़ा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग जो ना, इन देशों के लोग जो ना सेल्फ डिसिप्लिन लोग हैं। वहां पे हाईवे के ऊपर आप चलोगे तो 60 की स्पीड की लाइन अलग होगी, 80 की, 100 की, 200 की, 150 की अलग होगी। अगर आपने उस लाइन से अगर आपने मर्जी से अगर हटा लिया कहीं गैर जगह पे जहां पे आपको नहीं उतरना चाहिए, वहां से उतार लिया तो 5 मिनट में आकर के पीसीआर वैन जो ना आपका चालान कर देगी। तो ये जो देश हैं, उन देश की जो कंपनियां वेल रेगुलेटेड कंपनियां हैं, ये बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देंगी, लेकिन आपको 12-15% के रिटर्न जो ना लगातार देती रहेंगी। तो दोस्तों ये जो ना कई वजह हैं जिसकी वजह से हमें अपने या हर आदमी ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 15 से 20% के रिटर्न जो ना 15 से 20% का एक्सपोजर यूएस इक्विटी के अंदर जरूर लेना चाहिए। अब कैसे लेना चाहिए दोस्तों, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि भाई डीमैट अकाउंट खोल लेंगे, उसके चार्जेस देंगे, फिर फंड डाल लेंगे, हमारी तरफ से वो फंड काफी होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रोकर होगा उसके लिए वो फंड एक पैटी फंड होगा, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर हमें पता भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा अच्छी कंपनियां क्या करेंगी। तो इससे सबसे बेहतर तरीका है दोस्तों म्यूचुअल फंड। हमारे कई म्यूचुअल फंड कंपनियों ने, कई एएमसीओ ने जो ना एक फंड मेंटेन किया हुआ है जो यूएस इक्विटी के अंदर या ग्लोबल कंपनियों के अंदर जो ना इन्वेस्टमेंट करता है। ग्लोबल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो एक ही देश में कारोबार नहीं करता, उनका पूरी दुनिया के देशों में कारोबार होता है। और ग्लोबल कंपनियां इसलिए अच्छी मानी जाती हैं कि अगर कहीं कई देशों में अगर उनका अच्छा काम नहीं करेगा तो बहुत सारे देशों में उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहेगा, चल रहा होगा। तो इस तरह की कंपनियों में जो ना इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनमें मैंने कई फंडों का रिसर्च करके एनालाइज करके आप लोग के लिए सबसे जो बेस्ट फंड में लेकर के आया हूं। तो सबसे बेहतरीन फंड लगा वो लगा निप्पॉन यूएसए अपॉर्चुनिटी फंड। ये फंड दोस्तों सबसे बेस्ट फंड लगा क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं। ये फंड जो है, इस फंड ने पिछले 5 साल में पैसा अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्च के टाइम पे 6 साल हो गए, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 2,60,000 रुपये हो गया दोस्तों। पिछले 2 साल में अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका डबल हो गया है। और पिछले 1 साल में अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका तकरीबन 1,24,000 के आसपास ये पैसा हो गया है। और इस फंड की सबसे जो खासियत है, जो मेरे को सबसे वजह अच्छा लगने की ये फंड है कि इस फंड का जो एक्सपोजर है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी फंड के अंदर है, हेल्थ केयर फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है और कंजम्पशन के अंदर इसका जो है एक्सपोजर है। तकरीबन 4 से 5 सेक्टरों में इस फंड ने सबसे ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। और इस फंड की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो सबसे पहली अल्फाबेट कंपनी है, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरी मास्टर कार्ड है, फेसबुक है, अमेजोन है। तो इस तरह के जो ना कंपनियां टॉप कंपनियां हैं उनमें इसका इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप के अंदर 52% है, मिड कैप के अंदर 17% है, स्मॉल कैप के अंदर 14.99% एक्सपोजर है। तो दोस्तों ये फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 20-22-25% के रिटर्न हमेशा मिलते रहेंगे। रिटर्न चाहे बेशक कम भी मिलो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक हेजिंग का काम करेगा ये फंड। तो दोस्तों जो है ना, ये वीडियो को मैंने काफ़ी आसान भाषा में रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश किया है। फिर भी अगर इस तरह के ग्लोबल फंडों के बारे में या कोई भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग किसी भी स्कीम के बारे में अगर आपकी क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हो, मैं आपको जो है पक्का जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जो है ना, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एनीबॉडी कैन इन्वेस्ट मेरे चैनल का नाम है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।